हाय गाइज, गुड इवनिंग। हम इसके बारे में कल बात कर चुके थे, इसके बारे में हमने कल बात किए थे, राइट। अब हम बात करेंगे, ये वाला वही क्वेश्चन मैंने कर दिया था, ठीक है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा करके वो वीडियो को देखें और देख करके इस चीज़ों को समझें, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे और मैंने एक चीज़ बताता, आर इज इक्वल टू, सपोज दैट ये वाला इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ N2 + 3H2 से लेकर के और 2NH3 लिखता हूँ, तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, बोलिए, -d(N2) डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख दो, बोलिए, दैट इज द -dH2/dt बाई कोफिशिएंट कितना 3 एंड दैट इज इक्वल टू -d(NH3) डिवाइडेड बाई dt का कोफिशिएंट कितना 2, ठीक है, ठीक है। इसी के अब ये R निकालना है तो ये वाला फोर्थ के लिए R दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि D से अपीयरेंस की बात कर रहे हैं 12, ये सब बातें कर चुके हैं। इसमें माइनस है, यहाँ पे 12 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट इट। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, हम बात करेंगे। ये देखिए, ये सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस मैंने कर चुका था पिछले क्लास में, ये बातें हम कर लिए थे, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, यहाँ पे आपने क्या सीखा, यहाँ पे क्या सीखा आपने, यहाँ पे ये सीखा, इस स्लाइड में आपने ये सीखा कि जब तक ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब है कंप्लीट ये आर का वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट का रोल प्ले करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ जो कोफिशिएंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट रोल प्ले नहीं करता है तो हम इस बात को समझ जाएंगे क्या कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, हम किसी पर्टिकुलर यानी कि ये रिएक्टेंट के बारे में पूछेगा तो निकाल लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछेगा और बैलेंस इक्वेशन नहीं करके दिया होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, तो यह देखिए क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर की बात इज ओनली डिफाइंड फॉर बैलेंस रिएक्शन, जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये वाला है, अब ये ट्रिक से एक बार देख लेते हैं, हमने तो देख लिया था इक्वेशन से, एक बार ट्रिक से देख लीजिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1, इसका 3, इसका, आप मोल एनालिसिस में पढ़े होंगे जो 1:3:2 होता है, यानी कि अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 3 मोल कंज्यूम होगा, तो ये 2 मोल बनेगा। आप जानते हैं मोल एनालिसिस था। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है यानी कि ये तो है ना साहब, मोल पर लीटर पर सेकंड जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसका 12 है तो मस्ट बी, अगर इसका 12 है तो 1/3 इसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, तो हम क्या करें 12/3 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4। देख लीजिए ये आंसर, ओके। अब क्या होता है, अगर ये इसका 12 है तो ये 3:2 के रेशियो में बन रहा है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है 2/3 इंटू इसके लिए 12, ऐसे करते हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो इस टाइप से ट्रिक बताऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 4, दैट इज इक्वल टू 8 के बराबर, ठीक है। बट आप ये भी जानते हैं ये 3 मोल यानी कि बराबर 3 मोल कितना दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, इसलिए 1 मोल बराबर 2/3 हो जाएगा, इसलिए 12 मोल बराबर क्या बोलेंगे, तो 2/3 इंटू 12। क्वेश्चन ये बनता है सर आपने बोलेंगे जी सर आपने तो ये मोल की बातें की नहीं, यहाँ तो मोल तो दिया नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिए। आप क्या कह दीजिएगा, अगर इसके लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना होगा तो आप क्या कहिएगा, ये 3 मोल यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 है। अगर हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, तो 3 मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो इसका क्या होगा, इसके लिए बात करना है। तो आप जानते हैं दीज आर द 1:3:2 के रेशियो में है, तो ऐसे 3 को होगा तो 2, तो 1 होगा तो 2/3, और 12 अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 12 एंड दैट इज इक्वल टू 8 मोल। ये शॉर्टकट ट्रिक है। आप मोल एनालिसिस अगर अच्छे तरीके जानते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही जिस रेशियो में फॉर्म कर रहा है उसी रेशियो में आप बता दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा क्या, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द नाइट्रोजन इज, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये सेम क्वेश्चन है बट इसके बैलेंस में फर्क है। देखिए अगर बैलेंस नहीं करके देगा तो क्या क्या सीन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। अगर बैलेंस करके नहीं देगा तो क्या क्या सीन हो सकता है, आप कहने का मतलब जब एग्जाम हॉल में अगर जाएंगे तो N2 + H2 से NH3 बना देगा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बनेगा तो आप क्या करेंगे भाई, कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ 3 कर देगा, यहाँ 2 कर देगा, कोई क्या करेगा, यहाँ 2 कर देगा, यहाँ 6 कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 कर देगा। कोई ऐसा भी तो कर सकता है
यहाँ पे क्या कर देगा, अगर ऐसे करना है तो 1/3 कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा, और यहाँ पे क्या करता है 2/3 कर देगा। कोई ऐसा भी कर सकता भाई, यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पे 3/2 कर देगा, मतलब कि ये 3/2 तो लिख दिया हूँ, इसके लिए करें तो 3/2 यहाँ पे कर दो, हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से आप बैलेंस कर लेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, एक नहीं 10 कई मेथड्स हैं आपको बैलेंस करने के लिए, यू कैन बैलेंस इट, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसके बेस पे मैं थ्योरी बनाऊंगा। सी है तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ एनएच और रिएक्शन। आपका फॉर्मूला क्या था भाई, R इजिकल टू क्या बोलेंगे, माइनस डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt। कोफिशिएंट कितना है इसका 2, आ जा भाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कोफिशिएंट 2 है भाई, इसके लिए क्या लिखता है माइनस डी ऑफ H2 बाई dt, कोफिशिएंट कितना 6, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पे प्लस डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt, कोफिशिएंट कितना भाई 4। आपको ये पता है, 1 सेकेंड अभी भी हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, यानी कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, यस सर नो। तो बोलो, अगर पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन डिसअपियर कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये पूछा है पहला, तो हमको इससे आर से मतलब नहीं, हमको ये दोनों कंपेयर कर दें। तो हम क्या करें भाई, माइनस डी ऑफ N2 बाई dt एंड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दो बोलो 12/6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2, ये वाला 2 उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। पहला का आंसर क्या हुआ 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे का आंसर बोलिए 1 सेकेंड, अमोनिया का। तो अब देखो अमोनिया के लिए ये वाला हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना गिवन है 12, ये पूछा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सब वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करें 12/6 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है प्लस डी NH3 बाई dt कर दो, यही क्वेश्चन पूछा है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यस सर नो। इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर मतलब R का वैल्यू पूछा है, तो R और ये क्वेश्चन में ऊपर में गिवन है डिवाइडेड बाई 6, यानी कि R इज इक्वल टू 12/6 एंड दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या समझ में है भाई 2 मोल आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यस सर नो बोलो। अब देखिए ये वाला आपके पास क्वेश्चन का आंसर यहां तक मिला। इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था बोलो, N2 प्लस 3H2 से 2NH3। यहां पे मैंने सेम क्वेश्चन नंबर ए का आंसर था 4, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर था 8 और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर था 4, ऐसे था। आप देख लेना, मैं अभी पीछे भी दिखा दूंगा आपको। 4 8 4 किसमें चेंजिंग आया 1 सेकेंड, ए का जो ए का यहां आंसर है वही ए का आंसर यहां पे भी है, ये सिमिलर है। जो बी का आंसर यहां है वही बी का आंसर यहां पे भी है, लेकिन सी का आंसर और यहां का आंसर दोनों डिफर कर रहा है। दोनों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यस और नो। तो हमने क्या सीखा, यहां से एक चीज सीखने को मिलता है क्या, कि अगर कोफिशिएंट चेंज करेंगे, यानी कि जो बैलेंसिंग मेथड को चेंज कर, बैलेंस करने के लिए अलग तरीके से आप बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि कोफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएजेंट चेंज नहीं हो। रेट ऑफ रिएजेंट बोले तो या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द प्रोडक्ट का या रेट ऑफ रिएक्टेंट का कभी रेट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये राइट नाउ यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी क्या है भाई 4 है, यहाँ पे भी 8 है। तो एक थ्योरी यहां से जनरेट हो रहा है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जी समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आंसर देखिए, ये है गिवन है, ये सेम है, आर का वैल्यू दिस, यहाँ कोफिशिएंट 2 है 6 एंड 4, दैट इज द 4 दैट इज द 8 दैट इज द 2, ठीक है, ये 2 आया। अब यहीं से एक थ्योरी लिख लीजिए भाई। ओके चलो, इसके लिए थ्योरी न लिख करके एक और मैं इसके आगे थ्योरी लिखाता हूं, लेकिन इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर उसके बाद से ये काम बात करेंगे। ये जेई का क्वेश्चन है, आप ट्राई करो प्लीज, डू इट। हालांकि आपके पास थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, तो यहाँ पे एक चीज का हिंट दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है भाई,
तो ये देखिए इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द हाइड्रोजन इज 6 ग्राम। अब देखिए बच्चे कहाँ पे दिक्कत करते हैं, ये 6 ग्राम को ग्राम में ही पुट कर देंगे, यहाँ पे खटाक पे पुट करेंगे और आंसर आएगा और चेहरा खिल जाएगा, जबकि ये गलत है। हमने क्या बताया, ये यहाँ पे बताया था ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या दिया हुआ भाई, यूनिट पकड़ो, ये यूनिट है, ये ग्राम में दिया हुआ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं हुआ, इसको मोल में चेंज करना पड़ेगा। मोल में चेंज करने के लिए क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है भाई, मोल बराबर क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास होता है। तो 6 डिवाइडेड बाय कितना कर दो भाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3 मोल हो जाएगा। इसी को रिप्लेस कर दो, यहाँ 3 लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, कैलकुलेट पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो आपका आंसर मोल में आएगा, मोल से कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। चूंकि आप जानते हैं अगर 1 मोल हो जाएगा तो कितना के बराबर है, नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 ग्राम हो जाएगा, और 2 मोल होता तो कुछ भी हो जाएगा, मतलब 2 मोल हो तो 28 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन ग्राम में पूछा है, 1 सेकेंड मोल में निकालेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल पता चलेगा तो निकाल देंगे। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो अब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। माइनस डी ए बाई डी टी, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये वाला है माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे होगा भाई, ये पर सेकेंड होगा, गलती लिख दे, पर सेकेंड होगा, यहाँ पे लिख लो, ये पर सेकेंड होगा। यहाँ पे जब ये पर सेकेंड होगा तो ऊपर वाला में तो क्या सीन क्रिएट हो जाएगा बोलिए। उसके बाद से हमने क्या करना, पर सेकेंड को चेंज कर दें नंबर ऑफ मोल में, ये देखो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, दैट इज 3 दिस यस और नो। अब इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, तो रेट ला एक्सप्रेशन कहां से, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन होगा इक्वेशन, वो भी बैलेंस फॉर्म में होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। मैं प्रूफ करूंगा आगे चल करके ये कैसे गलत होता है, ये प्रूफ करना था, प्रूफ तो कर दिया मैं। जो बैलेंस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई हमेशा ये देगा ही देगा। तो ये देखिए R इक्वल टू माइनस डी एन टू बाई 1 और माइनस डी एच टू बाई डी टी बाई 3 हो जाएगा, और ये डी एन एच 3 बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू दिया है क्या, यही वाला वैल्यू दिया, ये वाला वैल्यू गिवन है क्या, कितना आया भाई, ये 3 मोल, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही पता चल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला पता चल गया। और उसके बाद बोला है कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। ओ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये एच, खैर इसके लिए तो नहीं दिया आपको, इसके लिए ग्राम में पूछा है। तो अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ये ऊपर में क्या है 3/3 इंटू 2 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं, दैट इज इक्वल टू प्लस डी एन एच 3/dt एंड दैट इज इक्वल टू 3 यानी कि 2 मोल क्या आएगा साहब पर लीटर पर सेकंड, यस और नो। लेकिन इसको ग्राम में लिखना है, तो नाइट्रोजन 1 मोल बराबर कितना 14 ग्राम, तो 2 मोल बराबर कितना भाई 28 ग्राम, यस और नो बोलो, हाँ बोलो यस 28 ग्राम, 28 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, यस और नो साहब यस। उसी तरीके से आपके पास ये वाला का आंसर आ गया, ये वाला का आंसर भी निकाल लीजिए ना, ये पहले वाला का आंसर आया, इसका आंसर नहीं आया अभी, इसका पहला का आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया की बात पूछा है, तो 1 सेकेंड अमोनिया का आंसर निकालो। अमोनिया का ही निकाला हूँ क्या, मैंने गलती लिख दिया, लिखा अमोनिया का और वैल्यू पुट कर दिया ये नाइट्रोजन का। अमोनिया है ना, अरे तो अमोनिया में कितना हो जाए भाई 17 इंटू 2 दैट इज द 34 ग्राम पर लीटर और पर सेकेंड, यस और नो साहब जी। चले आंसर कर पाएंगे, आई होप सो आप आंसर कर पाएंगे, बहुत इजी है। देख लीजिए सोल्यूशन क्या है, वन सेकेंड देख लो इधर, ए बराबर माइनस डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, दिस इक्वल टू दिस, और डी प्लस डी एन एच 3 बाई डी टी दैट इक्वल टू 2 मोल इक्वल टू 34, और ये 1 मोल के बराबर। ये ट्रिक से आप 1 सेकेंड ट्रिक को, ये देखिए मोल, अगर मोल एनालिसिस आपके पास मोल कंसेप्ट में अगर आता है तो ये बहुत इजी है। नाइट्रोजन प्लस 3H2/2H2O यानी कि कोफिशिएंट 1:3:2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1:3:2 हो जाएगा। तो अगर ये देखिएगा, अगर ये 3 मोल है तो 6 ग्राम होगा, ये दिया हुआ 6 ग्राम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये 6 ग्राम है, तो इसके लिए 3 मोल में कन्वर्ट, ये मोल 3 मोल हो गया, तो उसी के मोल के रेशियो में यानी ये कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। जब 1 मोल होगा तो 28 ग्राम हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक मोल एनालिसिस से आप कर सकते हैं।
बात करते हैं ऑर्डर का। देखिए ऑर्डर के बारे में बात करें तो जब भी ऑर्डर की बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है इसको, ऑर्डर को। जब भी किसी का रिएक्शन का ऑर्डर की बात करें तो हम उसको देख करके नहीं बता सकते, और या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम नहीं बता सकते। जैसे कि एक सिंपल सा लैंग्वेज में बता, ए से बी जा रहे हैं, राइट, ए से बी, दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिस इज द वन, दिस इज द वन, राइट। अगर रेट ला एक्सप्रेशन लिखना होता R इक्वल टू माइनस डी ऑफ एन ए डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1, और इसी को मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, इसी को लिख सकते हैं दीज आर द, हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या जानते हैं भाई, जे ए एफ, ये माइनस तो रहेगी, ए एफ माइनस ए आई या बाई डी टी कर दें, यहां पे कर दो, डिवाइडेड बाई 1 कर दो। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया भाई, उस पर वाला के लिए ही मैंने ये चेंज किया। अब क्वेश्चन कहेंगे ये कैसे हुआ, तो मैंने बताया था डेल्टा सी के बारे में, और इसके लिए बताया था जो डी सी लिखते हैं, सी फॉर द कंसंट्रेशन, इसके लिए डी सी लिखते हैं, छोटे वैल्यू के लिए डी सी लिखते हैं। लेकिन डेल्टा सी के लिए हमने क्या बताया था, डेल्टा सी और डी सी में कोई डिफरेंस नहीं है, लार्ज डिफरेंस के लिए, स्मॉल डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखते थे, सी आई और सी एफ, वहां भी एक टर्म बताया था, तो इसी को मैंने लिख दिया ए आई और ए एफ लिख दिया। ए के टर्म में ये ए आई इसलिए लिखा, ए के लिए बात कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द ए। तो हम कभी भी रिएक्टेंट की बात करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए आई ज्यादा होता है और ए एफ कम होता है, ये बात हम पहले भी बता चुके थे। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर बात करें कोई भी चीजें के तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वाला तो बहुत ज्यादा था, पहले ए आई था, उसका से धीरे धीरे कम होते होते ए एफ हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस ए आई, ये माइनस माइनस करोगे तो ये दोनों का ये करोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव और ये निगेटिव पोर्शन, ये निगेटिव होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए माइनस डी टी लगाया जाता है, ये बात हम पहले ही बताए थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, ए एफ माइनस ए आई बाई डी टी हो गया ये वाला, और डिवाइडेड बाई 1 कर दिया। इसी को ये माइनस को अंदर करो तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए एफ माइनस में आ जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा। ये 1 है तो हटा दिया मैंने, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका एक्सप्रेशन, राइट। हमने कुछ बताया नहीं इसके लिए, जो एक्सप्रेशन पहले लिखा था वही है। मैंने बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। अब देखिए ये जब रिएक्शन दिया हुआ है तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नहीं, मैंने कहने का मतलब न जाने कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब तब सबका रिएक्टेंट का कई वैल्यू को, कई प्रोडक्ट का वैल्यू को, कभी कैटलिस्ट का वैल्यू को, सबको चेंज करते रहते हैं। चेंज करके करके देखते हैं कि किसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो उसका कौन सा पावर होता है। तो ये टोटली एक्सपेरिमेंट करके 2 बार 4 बार 10 बार इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि एक ही पैरामीटर आ रहा है। अगर सपोज दैट कंसंट्रेशन ए का बढ़ा दे रहा हूं, कंसंट्रेशन बी का घटा दे रहा हूं, तो रेट क्या आ रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, किसके नहीं पड़ रहा है। तो 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद से एक डिटरमिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, फिर उसको तय करते हैं जो नहीं ये रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ए के पावर एन होगा। अभी एन हमको पता नहीं जो 1 है 2 है 3 है 4 है, हमने ऐसे बताया आपको, एज्यूम किया जो सपोज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन, यही होता है ऑर्डर। ये ऑर्डर कहां से आया, डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली। यहां 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, इवन ऑल्सो की 0 हो सकता है, इवन ऑल्सो माइनस में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव और 0 ही होता है, निगेटिव नहीं होता है। यस और नो, यस, ठीक है। तो ये देखिए ये R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन हो गया, दैट इज द एन इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है। एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब यहीं पे एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखिए अब मैंने एज्यूम कर लिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे ये कंडीशन देखिए, इफ ए को डबल कर रहे हैं तो कहता है ये आर कांस्टेंट है भाई। ये देखो ये अगर ए को डबल कर रहे हो यानी कि ये वाला ये देखिए ए को डबल कर रहे हैं यानी कि ये क्या कर रहे हैं भाई, मैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a के पावर n, लेकिन उसके बावजूद भी तब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन कहता है ये नहीं बढ़ रहा है, ये कहता है जैसे आर था वैसे ही आर है। इसका मतलब क्या हुआ जी, n के जगह पे क्या होगा, n के जगह पे 1 होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ जाता, लेकिन 1 नहीं होगा, n के पावर क्या होगा साहब 0। तभी तो इसके अंदर में कुछ भी बढ़ाइएगा इसके ऊपर में जब 0 है तो ये 1 के बराबर ही रहेगा। यस और नो, जब 1 के बराबर रहेगा तो ये भी उतना ही रहेगा जितना पहले था।
ठीक है, दैट्स वाई ये लिखा हुआ है अगर इसको डबल करता है ये कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n इक्वल टू 0। लेकिन ये कहता है ये डबल कर रहे थे, ये भी डबल हो रहा है भाई, कह रहा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n और n इक्वल टू 1 करते हैं, इसका मतलब ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ऐसे लिखा है। अगर इसको 2 टाइम कर दिए, सपोज दैट a को 2 टाइम्स कर दो, डबल कर दो, a को 2 टाइम्स कर दे, तो कहता है कि ये जो है r का वैल्यू है 4 टाइम्स बढ़ जाता है भाई। अगर ये 2 गुना करते हैं तो ये 4 टाइम बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 2 हो जाएगा। चूंकि इसको डबल करेंगे तो ये 2 2 जा 4 यानी कि इसको 4 से बढ़ा देगा, यस और नो। तो यही चीजें लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू डबल तो क्या होता है, r अगर 4 टाइम है तो इससे साफ पता चलता है n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने ये आपको जो दिखाया ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, तब ये ऑर्डर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर है बस एक बार निकाल लिया उसको दे दिए, ऐसे ऐसे मैंने 3 बताया, न जाने कितने हजारों हजार इस टाइप के एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है और तब एक रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। जो आपको याद रखना है, जो पावर यानी कि ऑर्डर होता है, दीज आर द एक्सपेरिमेंटली आता है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे जरूरी नहीं है ये रिएक्टेंट आएगा, एक जगह पे रिएक्टेंट ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहां प्रोडक्ट भी आ सकता है। अगर यहीं पे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n लिखा हुआ है, तो अगर आप यहां पे b के पावर 0 भी लिखते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन राइट इट, क्योंकि ये b के ऊपर में तो कभी फर्क नहीं पड़ने वाला। b का कंसंट्रेशन कितना बढ़ाएं कितना घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन राइट इट, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है तो भी समझना है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये वाला का कोई काम नहीं है, इसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये लिखा हुआ n क्या है, तो एक्सपेरिमेंटली आया हुआ ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू 1, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, यानी कि a को बढ़ाएंगे a को घटाएंगे, यानी कि b से कोई मतलब नहीं है, b को बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता रेट पे, लेकिन a के बढ़ाने घटाने से फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई a के पावर n लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, तो देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर रिएजेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो बोलता है यानी कि ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे ये A जो है ये R के ऊपर कैसे होता है, तो कैसे, अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4 गुना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 8 गुना बढ़ाएंगे तो क्या होगा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 3 अगर कर देंगे, अगर इसको 2 टाइम्स कर दिए तो ये कितने टाइम्स होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करके लो कितना हो जाएगा बोलो। अगर इसके लिए 2 टाइम्स कर देता हूं तो ये कितने टाइम से बढ़ जाएगा, आपको यहां पे कमेंट बॉक्स में करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़ेगा, अगर अच्छा लगेगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा तो ही कनेक्ट होंगे, अगर फ्रूटफुल नहीं होगा तो टाइम अपना बचा कर रखेंगे, कैरियर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में देखिए एक्सपेरिमेंट के केस में ए से बी चले गए, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ए से बी चले गए, इनिशियली 10 मोल ले लिया, ये 20 मोल लिया, जस्ट इसका डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। अगर 10 सेकंड में 1 मोल बच रहा है तो कहता है भैया इसके लिए बताओ जो R2 का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए R1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ए भाई ये बोलो ऐसे कैसे हुआ, 9/10 कैसे किया, क्योंकि ये आपने ये जानते हैं जो डेल्टा सी बराबर क्या होता है भाई, सी एफ माइनस सी आई। बोलो सी एफ कितना है, और सी एफ बोले तो एट टाइम, दीज आर द सी एफ है, क्योंकि ये आफ्टर टाइम टी इंटरवल के बाद जो कंसंट्रेशन बचता है दीज आर द सी एफ। और सी आई कितना है भाई, ये 10 है, यानी कि 10 यानी कि 1 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -9। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई 9 टाइम इंटरवल 10। यस और नो, यस। R1 का वैल्यू यहां से हो गया। अब पूछता है यहाँ पे देखो R2 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछा गया था, R2 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताइएगा। अगर आपके पास क्या इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अगर R1 का वैल्यू इतना आ रहा है, R2 का वैल्यू इतना आ रहा है, R2 का वैल्यू पूछा है, लेकिन R2 का वैल्यू जब हम निकाले थे तो मेरा R2 का वैल्यू इतना आया। इससे पता चलता है, ये 2 एक्सपेरिमेंट से, इससे और इससे एक पता चलता है, जो अगर R2 4 टाइम हो रहा है, यानी कि R1 पहले 9/10 था,
R2 होगी, अगर हो गया 4 इंटू 9/10 हो गया, इसका मतलब साफ पता चलता है 2 के पावर 2 होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। चूंकि ये डबल कर रहे हैं ना, ये डबल कर रहे हैं, इसका डबल कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 के पावर 2, यानी कि कैसे 2 ले रहे हैं, a का पावर n कर दें और इसी को कर दें n इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा। तो ये 2a बराबर क्या कर दे, अगर 2 कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 2 4, 4a नहीं होगा क्या, यस और नो, 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो a स्क्वायर तो पहले भी था, यहाँ पे देखो a स्क्वायर तो पहले भी था, अभी भी a स्क्वायर, n की रेट ऑफ रिएक्शन कितना 4 टाइम से बढ़ गया, तो ये लिखा हुआ 4 टाइम से जब बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जे इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। तभी ऐसा आया है, यस और नो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ। चले नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये लिखा हुआ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n लिखा हुआ ना, ठीक है। तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 का पावर n, कैसे भाई, कैसे हुआ, R2 बाई R1, देखो ये R2 बाई R1 करो और A2 बाई A1 करो, A2 किधर गया, A2 बाई A1, अगर बात करें A2 और A1 अगर इस तरीके से बात करें तो पावर कितना हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। आप देख लेना इसको आराम से, ये चीजें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो R2 बाई R1 करो तो यहाँ पे हो जाएगा A2 बाई A1 कहेगा, अगर मानते हैं R1 बाई R2 करो तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 हो जाएगा, उसमें तो क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी से ही आया है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी से c बना, राइट, तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर, ये अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 1 बी के पावर 3, अगर b का ऑर्डर क्या है तो 3, a का ऑर्डर क्या है तो 1, लेकिन टोटल रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट कितना ज्यादा बनता है, हमको उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा है, मुझे किसे बढ़ाना चाहिए, ए को बढ़ाना चाहिए कि बी को बढ़ाना चाहिए, ए को क्यों बढ़ाना चाहिए, बी को क्यों बढ़ाना चाहिए। अगर आप कहें ए को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, बी को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, तो देखिए आप थोड़ा सा पॉज करके मंथन कीजिए, अन्यथा मैं बता रहा हूं R इक्वल टू क्या हो जाए, के इंटू ए के पावर 1 और बी के पावर क्या हुआ 3, यानी कि ये पावर में बहुत ज्यादा भाई, अगर ये 2 कर दोगे ना, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दोगे तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा 8 टाइम बढ़ जाएगा भाई, लेकिन इसका 2 टाइम करोगे तो ये 2 टाइम ही बढ़ेगा। और जब रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट बहुत तेजी से बनेगा, ये इसका प्रोडक्ट। और मेरा मेन काम है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसीलिए निकाल करके बताया जाता है कि किसकी कंसंट्रेशन में कितनी आप इजाफा करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऐसे ही किया जाता है कि जो आपको कहा जाएगा तो बी को बढ़ाया जाएगा, ये बी को बढ़ाया जाएगा, बी को इसलिए बढ़ाया जाएगा ताकि आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके और प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो सके, नहीं तो ए को पता चलेगा जो बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको एकदम स्मॉल क्वांटिटी करेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसीलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को निकाला जाता है। अब बात करते हैं ऑर्डर लॉ के बारे में, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द ऑर्डर लॉ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद पड़ा, अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इससे जरूरत है, आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो कोई भी हो, ठीक है। चलें तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।